गरीब पति की मोटी पत्नी। एक छोटे से गांव में एक माँ उसके बेटे के साथ एक ही घर में रहती थी। वो बहुत गरीब थे। रमेश की उम्र 26 साल होने को आई थी, पर उससे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो गरीब था। माँ, आज कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? ना बेटा, आज मैंने आलू वाली रोटी बनाई है। तू जल्दी से हाथ मुंह धो के खा ले, मैं काम खत्म करके खा लूंगी। रमेश मुंह धो के खाने के लिए बैठ जाता है। वो खाना खाने के बाद अपनी माँ के लिए खाना देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने झूठ बोला था। खाना बचा ही नहीं था। ये क्या, माँ ने आज भी झूठ बोल दिया? यहाँ तो माँ के लिए खाना बचा ही नहीं है। ये सोचकर रमेश बहुत दुखी होता है और वो काम के तलाश में निकल जाता है। उसकी माँ भी घर के कामों में लग जाती है। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है। अरे ओ संती, कहाँ? इतना सुनकर संती घर के अंदर से आती है। अरे बहन, तू कैसी है? पता, बड़े दिन बाद आना हुआ। घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ संती, सब ठीक है। बस यहाँ से जा रही हूँ तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। और बता, लल्ला ठीक है ना? हाँ बहन, सब ठीक ही है। बस रमेश के पापा के जाने के बाद हमारा कोई सहारा भी नहीं। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और रमेश के लिए तो कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिल रही। ठीक है, मेरी नजर में है एक लड़की, उससे बात चलाती हूँ। रमेश की माँ हाँ कर देती है और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। रात को रमेश जब अपने कमरे में जाता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि गुंजन हाथी जैसी मोटी लड़की थी और वो अपने सामने रखे हुए खाने को फटाफट खाए जा रही थी। ये देखकर रमेश दंग रह जाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अगली सुबह, जा बहू, बाजार से कुछ फल सब्जियां ले आ। गुंजन बाजार के लिए जाती है। बाजार से वो कई तरह के फल और सब्जियां लेकर लौटती है। हैरानी की बात तो ये है कि वो घर आते आते सारे फल और सब्जियां रास्ते में ही खा जाती है, जिसकी वजह से रमेश की माँ उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। अरे माँ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे रास्ते में भूख लग रही थी। ये जवाब सुनने के बाद रमेश की माँ और गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्यों मैंने अपने बेटे की शादी इस मोटे से करवा दी। रमेश की माँ के साथ ही रमेश भी गुंजन को पसंद नहीं करता था। एक रात जब सभी सो रहे थे तो दो चोर घर के अंदर घुस आते हैं, जिसकी वजह से रमेश उठ जाता है। चोर चोर, तुम लोगों को मेरा ही घर मिला था। चोरी करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इस मोटी को छोड़कर। गुंजन इतने में डर जाती है और वो डर के मारे गैस छोड़ देती है, जिसकी सुनसान से सारे चोर डर के भाग जाते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा कंपटीशन आयोजित होता है, जो गुंजन को पता चल जाता है और वो कैसे भी करके हिस्सा लेना चाहती थी। गुंजन बहुत कोशिश के बाद अपने पति को हिस्सा लेने के लिए मना लेती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस कंपटीशन का इनाम 10 लाख रुपए था। तो लेडीज और जेंटलमैन, पहले राउंड में दोनों पति पत्नी को एक साथ पेपर पे डांस करना है। फिर पहला राउंड शुरू होता है। गुंजन के वजन से रमेश उस पेपर पे डांस तो छोड़ो, वहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता।
जिसकी वजह से लोग बहुत हंसते हैं। देखो गुंजन, अभी भी मौका है, हम घर चलते हैं। नहीं, मुझे ये कंपटीशन जीतना है। अगले राउंड में जाने के लिए ये 100 मोमोज दोनों पति पत्नी को 5 मिनट्स में खत्म करने होंगे, तभी वो अगले राउंड में जा सकते हैं। अरे मोमोज, ये तो मैं 4 मिनट में खत्म कर लूं। 5 मिनट तो बहुत है। फिर गुंजन ने मोमोज खाना शुरू कर दिया। यहाँ रमेश ने 4 मोमोज भी खत्म नहीं किए होंगे कि बाकी सारे मोमोज गुंजन ने खत्म भी कर दिए थे, जिसकी वजह से ये राउंड गुंजन और रमेश जीत जाते हैं और सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। अरे ये मोमोज कहाँ गए? मेरे पेट में। अब इस राउंड में किसी एक को दूसरे को उठा के ले जाना होगा और जो पहले पहुंचेगा उससे मिलेगा 10 लाख रुपए। अरे अब तो हम ये कंपटीशन जीत ही नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी भी नहीं उठा सकता, तुम हाथी से भी भारी हो। अरे मेरे उल्लू पति, तू मुझे नहीं तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें उठा सकती हूँ ना। फिर गुंजन रमेश को उठाकर भागती है और सबसे पहले पहुंच जाती है और वो 10 लाख का इनाम भी जीत जाती है। देखा माँ, जीत गई ना मैं। आपको तो पहले ही बोला था। अब मैं इस पैसे से और खाऊंगी और अगले साल फिर जीतूंगी। ये बात सुनकर दोनों माँ बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। दोनों सर पकड़ के बोलते हैं, अब अगले साल ये और मोटी होगी। इस कहानी से किसी का भला हुआ हो या ना हो, पर गुंजन का भला जरूर हो गया। सास सोफे पर बैठे हुए, एरी मोरी मैया, मैं तो मर गई रे। अरे मेरी नस चढ़ गई कमर पर। राशि बहू, सोनाली, काव्या, अरे जल्दी आओ। 3 बहू होने के बाद भी कोई सहारा नहीं दे रही मुझे। तभी उसकी तीनों बहू आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी तड़प क्यों रही हैं? अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, एक काम नहीं कर सकती तुम? मेरी नस चढ़ गई है, जरा बाम लगाओ। मैं लेकर आती हूँ, तुम दोनों को तो माँ जी की फिक्र ही नहीं। अरे नहीं, मैं लेकर आऊंगी, मैं माँ जी की अच्छी बहू हूँ। नहीं, बाम तो मैं ही लेकर आऊंगी। ऐसे ही लड़ती रहोगी तो कोई नहीं ला पाएगा। तुम तीनों का हमेशा का ही है, एक ही काम तीनों को एक ही समय पर करना होता है। सॉरी माँ जी। फिर बाकी 2 बहू सास के पैर दबाती है और एक बहू सास की कमर पर बाम लगा देती है। अब ठीक लग रहा है ना माँ जी आपको? हाँ बहू, चलो जाओ खाना बनाओ, शाम का टाइम है, अंकित कभी भी आता होगा। जी माँ जी। तीनों बहू रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद अंकित आता है। उसके आते ही तीनों पानी लेकर खड़ी हो जाती है। ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी। अरे तुम तीनों को एक साथ ही पानी देने की क्या जरूरत है? तुम दोनों और भी काम कर सकते हो, बाहर इतनी ठंड है, रूम में हीटर ऑन कर देता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं करूँगी ये काम। तुम दोनों लड़ो, रहने दो, मैं करूँगी। लाइए अपना सूटकेस दे दीजिए, थक गए होंगे आप। राशि को सूटकेस लेता हुआ देख दोनों पत्नियां भी उसके हाथ से सूटकेस छीनकर लड़ने लगती है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे दो यहाँ। हाँ तो मैं भी पहली पत्नी हूँ, मैं ही ले जाऊंगी। तो मैं क्या गर्लफ्रेंड हूँ? मैं भी तो पत्नी हूँ, छोड़ो इसे। ओहो, ये तीनों फिर से चालू हो गई। अब अंकित तू ही संभाल अपनी तीनों पत्नियों को। ओहो, चुप करो तुम तीनों, जब देखो लड़ती रहती हो। राशि तुम बैग रख दो, काव्या
खाना लगाओ तुम, और सोनाली पानी दो मुझे गर्म करके। जी अभी करते हैं। उसकी बात सुनकर तीनों पत्नियां अपना अपना काम करती है। क्या हुआ? हैरान हो गए कि अंकित की 3-3 पत्नियां हैं। वो इसलिए क्योंकि पहली पत्नी राशि मां नहीं बन पाई, दूसरी सोनाली से शादी हो गई और तीसरी काव्या गुंडों से उसकी जान बचाने के चक्कर में अंकित उससे शादी कर बैठा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, वह तीनों को बराबर समय देता था। लेकिन सुरेखा 3-3 बहू होने के बाद भी परेशान रहती थी। खैर, कुछ देर बाद सब एक साथ खाना खाते हैं। खाना तो अच्छा बनाया है आज। किसकी बारी थी? अजी हम तीनों ने मिलकर बनाया है। यह लीजिए गाजर का हलवा। ठंड में ये नहीं खाया तो ठंड का मजा कैसे आएगा? यह बात तो 100% सही बोली तूने। अजी ठंड से याद आ गया, अभी तक हम तीनों हनीमून पर नहीं गए। मेरा मन था कि ठंड में कुल्लू मनाली मसूरी जाए। अब चलिए ना। मुझे भी जाना है अंकित जी, मुझे भी जाना है। मैं क्या ठंड में यहाँ रहूंगी? सबसे पहला हक तो मेरा ही है। मैं भी चलूंगी अंकित जी। अच्छा ठीक है, बॉस से छुट्टी लेकर प्लान बनाता हूँ। सुरेखा मन ही मन में बोलती है। क्या मतलब? यह 3-3 चुड़ैल बहुएं मेरे बेटे के इतने सारे पैसे उड़ा लाएगी, वह भी हनीमून पर? मैं तो इन्हें कहीं नहीं जाने देने वाली। अरे बहुत ठंड में जाने की क्या जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं क्या अकेले रहूंगी? फिर कभी चले जाना। चारों अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है अंकित जी। एक हफ्ते बाद चारों फिर से हनीमून के लिए तैयार होती है तो सुरेखा जरा से गिरकर टांग टूटने का बहाना बनाती है। अरे मोरी मैया, मेरी टांग टूट गई। अब मैं कैसे घर में रहूंगी? अब माफ करना, तुम तीनों बहू मेरी वजह से अब तुम्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि खुद से तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। इसका क्या मतलब? फिर से कैंसिल हो जाएगा हमारा हनीमून? हाँ काव्या, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं ठंड ही खत्म ना हो जाए। तुम माँ जी को बाम लगा दो, मैं सूप ले आती हूँ, फायदा रहेगा। वैसे भी ठंड है। बाम कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। इतने में तीनों बहू उसके कमरे में आती है तो कुछ सुन लेती है। क्या बहाना मारा मैंने? अब तो मेरी तीनों बहू का हनीमून ट्रिप कैंसिल हो गया मेरी वजह से। अच्छा, तो ये सब माँ जी ने हमें रोकने के लिए किया था। पर हम भी कम नहीं है, अब बड़ी सासू माँ को बुलाते हैं। अगले दिन ही तीनों चालाक बहू सुरेखा की सास यानी अपनी दादी सास को बुला लेती है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसे देख सुरेखा की हालत पतली हो जाती है। माँ जी, आप यहाँ अचानक? हाँ, मैंने सुना तू मुझे बहुत याद कर रही है, मेरे साथ वक्त बिताना चाहती है और तीनों बहुओं को हनीमून पर जाना है, तो वो घूम भी लेगी और मैं तेरा ख्याल भी रख लूंगी। जी माँ जी, इन बहुओं को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सच में दादी जी सास आप बहुत अच्छी है। हाँ हाँ बच्चों। बहू, तू सुबह सुबह टहलने चलना मेरे साथ। देख कितनी जल्दी तेरा पैर ठीक हो जाएगा। मेरे घुटने अभी तक मजबूत है, तेरे भी हो जाएंगे बहू के आने तक।
ये सुनते ही सुरेखा दांत पीसने लगती है। अच्छा हुआ दादी आप आ गई। अब हम चारों चलते हैं। आप माँ के साथ एंजॉय करें। हाँ, और तू भी मेरी बहुओं का हनीमून पर अच्छे से ख्याल रखना और घुमाना। फिर चारों बच्चे अपने हनीमून की पैकिंग करके मसूरी के लिए निकल जाते हैं, जहां वो अच्छे से होटल में आने के बाद घूमने जाते हैं, स्नोफॉल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले मारते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और अंकित अपनी तीनों पत्नी के साथ एक एक रात गुजारता है। वहीं दादी जी सास अपनी बहू को दौड़ा रही थी। उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। इतने में चारों ठंड में अपना हनीमून मनाकर वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। वरुण अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। वरुण की नौकरी भी अच्छी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे लड़कियों की फोटो दिखाती है। बेटा, ये कुछ लड़कियों की फोटो है, तो जल्दी इन्हें देखकर बता कि तुझे कौन सी पसंद है। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, वो तो अभी की बातें हैं। शादी के बाद मुझसे पूछेगा भी नहीं कि माँ ने खाना खाया है कि नहीं। बस इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी है। शादी के बाद बीबी की न सुनो तो वो मायके जाने की धमकी देती है, और माँ की न सुनो तो माँ बोलती है कि शादी के बाद बेटा बदल गया। ये सब मुझसे नहीं झेला जाएगा। इतना कहकर वरुण वहाँ से चले जाता है। अगले दिन वरुण ऑफिस जाता है। उसे वहाँ एक नई लड़की दिखती है। वो अपने दोस्त रोनी से पूछता है, यार रोनी, ये नई लड़की कौन है? इसका नाम रागिनी है, आज ही ज्वाइन की है। मेरी तो दोस्ती भी हो गई, अब तुम भी इससे दोस्ती कर लो। रागिनी बहुत ही सिंपल और प्यारी लड़की थी। वरुण रागिनी से बात तो करना चाहता था, लेकिन वो लड़कियों से बात करने में थोड़ा सा डरता था। एक दिन की बात है, ऑफिस में रागिनी को प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी और वरुण ने उसकी मदद की। वरुण ने पहली बार किसी लड़की से बात किया था। कुछ ही देर बाद वरुण अपनी सीट में बैठा हुआ था। क्या बात है भाई, आजकल बहुत चुप चुप रहते हो, सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है, बस पता नहीं क्यों मैं रागिनी की तरफ आकर्षित होते जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने पहली बार किसी लड़की से बात किया है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो मैं चलता हूँ। वरुण ना चाहते हुए भी रागिनी से बात करने का मौका ढूंढता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो गए। एक दिन वरुण अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करना है। हाँ बेटा, बोलो। माँ, वो मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसका नाम रागिनी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, उस दिन तो बहुत ज्ञान की बातें बोल रहे थे। चलो, मुझे सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें लड़की पसंद आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं उसके मम्मी पापा से बात कर लूंगी। माँ, वो रागिनी के मम्मी पापा नहीं हैं, वो अनाथ है। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। जानकी उन दोनों की रीति रिवाज के साथ शादी करवा देती है। शादी की पहली रात थी और रागिनी नहाने गई। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर आती है, उसके बाद वरुण नहाने जाता है तो वो देखता है कि बाथरूम के फर्श में सांप की त्वचा पड़ी हुई है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। रागिनी, रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो मैंने फर्श में सांप की त्वचा पड़ी हुई देखी। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे, तुम घबरा क्यों रही हो? चिंता मत करो, वो सांप चला गया होगा। चलो सो जाते हैं। और आप नहाओगे नहीं क्या? अब मैं कल ही नहाऊंगा। चलो सो जाते हैं। दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात को रागिनी उठती है और अपना डरावना नागिन का रूप ले लेती है। वो वरुण के पास जाती है, लेकिन वो जैसे ही उसे डसने को करती है,
कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकती है। अरे ये क्या हो गया, मैं इसे डस क्यों नहीं पा रही। नागिन काफी कोशिश करती है कि वो वरुण को डस ले, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे रोक रही थी। वो नागिन फिर से रागिनी का रूप रखती है और वरुण के बगल में सो जाती है। अगले दिन रागिनी फिर से वरुण के पास जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई आत्मा या फिर कोई शक्ति नुकसान पहुंचा देगी तो आप उससे कैसे बचोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे हाथ में जो धागा देख रही हो ना, ये मेरे भाई ने दिया है जो कि तांत्रिक है। एक बार मुझे एक इच्छाधारी नाग काटने वाला था और ये सब मेरा भाई देख लेता है। उसने उस नाग को मार डाला और ये रक्षा सूत्र मुझे दे दिया। अच्छा, देवर जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? वो हमारे साथ नहीं रहता, वो तांत्रिक है ना, तो अपनी गुफा में रहता है। लेकिन ये बहुत गंदा हो गया है, इसे निकाल दीजिए और देवर जी से दूसरा धागा मांग लीजिए। हाँ, ये सही रहेगा। रागिनी उस धागे को काटने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है उसे झटका लगता है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शायद मुझे चक्कर आ गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे निकाल देता हूँ। वरुण उसे खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता। नहीं खुल रहा है, शायद ये धागा भी मुझसे अलग होना नहीं चाहता। अगले दिन वरुण ऑफिस जा रहा होता है तो उसे बीच सड़क पे एक कुत्ता का बच्चा बैठा हुआ दिखता है। मुझे इसे बचाना होगा, वरना ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। वरुण उस कुत्ते के बच्चे को सड़क के किनारे ले जाता है, लेकिन उसी बीच उसके हाथ से वो रक्षा सूत्र गिर जाता है। वरुण इस बात से अनजान ऑफिस चले जाता है। शाम को जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसका भाई भैरव घर आया हुआ है। अरे भैरव भाई, आप कब आए? मैं सुबह आया हूँ। अब बाकी बातें बाद में, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। वरुण फ्रेश होकर नीचे आता है। सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी रागिनी की नजर वरुण के हाथ में पड़ती है। इसके हाथ में धागा नहीं है, शायद इसने मेरी बात मान ली। चलो अच्छा ही हुआ। सब खाना खाकर सोने चले गए। रागिनी नागिन का रूप लेकर वरुण के कमरे में जा रही थी और ये भैरव देख लेता है। वो अपनी बीन लेकर आता है और बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर नागिन मदहोश हो गई और भैरव को पुकारने लगी। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। ये कोई आम सांप नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। भैरव अपने मंत्रों की शक्तियों से पता लगाता है। हे भगवान, मुझे वरुण को तुरंत सतर्क करना होगा। रात काफी हो गई थी, इसीलिए भैरव सुबह होने का इंतजार करता है। और अगले दिन, देखो वरुण, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। कौन सी सच्चाई भैया? तुम्हारी बीवी कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। अच्छे से याद करो कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें अजीब लगी हो। अजीब चीज? हाँ, शादी की पहले रात को ही मुझे बाथरूम में सांप की त्वचा मिली थी और उसके अगले दिन ही रागिनी मुझसे काफी जिद कर रही थी कि मैं ये रक्षा सूत्र निकाल दूं। तुम्हारा रक्षा सूत्र कहाँ है? पता नहीं, शायद कहीं गिर गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज नाग पंचमी का दिन है और सभी नागों के अंदर शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो किसी भी हाल में आज तुम्हें डसकर अपना बदला पूरा करेगी। हमें उसके नागिन बनने का इंतजार करना है। घर में सबकी एक नजर रागिनी पर ही थी। रात को रागिनी अपना असली रूप लेकर सबके सामने आ जाती है। उसी समय भैरव बीन बजाता है, जिससे नागिन मदहोश हो गई। वो उसी हाल में पूछता है, कौन हो तुम और वरुण के पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा पति इस घर में नौकर का काम किया करता था, लेकिन इस घर के लोगों ने उसे बहुत बेरहमी से मार डाला।
तुम्हारा पति लोगों को मार रहा था और उसका आखिरी शिकार मैं था। जब हमें ये बात पता चली तो हमने उसे मार डाला। मुझे माफ कर दो, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। मैं तुम्हारी बीवी का शरीर छोड़ के जा रही हूँ। नागिन रागिनी का शरीर छोड़कर चली जाती है।